मेरे पापा जो हैं किसान हैं और माता जी हाउस वाइफ हैं। जी जी जी। और बचपन से मेरी 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है, क्लास 8 तक गांव के प्राइमरी स्कूल में। ये सारी नौकरियां, मेरी जो सबसे फर्स्ट जॉब लगी थी 2018 में, वो थी बीडीओ के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी जी। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन 2018 सीएचएसएल में हुआ, 2019 सीएचएसएल में हुआ, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 में हुआ, उसके बाद फिर सीजीएल में हुआ, और सीजीएल 2019 और 20 दोनों बार हुआ। 3-4 साल आपको कम से कम लगे रहना पड़ता है, और 3-4 एग्जाम में आपको फंसाना पड़ता है कि हमारे इसी समय हुआ है, तो फाइनल हो जाके हो पाता है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मित्रों, एक बार फिर आ गया हूं प्रतियोगी छात्र के वेद में। मैं दिनेश पाठक, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उमा शंकर मौर्य जी। सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी फेहरिस्त बहुत लंबी है सफलताओं में। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ अंत करूँ, अभी कहाँ तक इनको जाना है। 2019 में आपका चयन हुआ सहायक अनुभाग अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में, एएसओ, जिसको ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी आपका चयन हुआ है 2020 में जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में, इनका आपका चयन हुआ है। और इसके अलावा भी इनके 4 चयन पहले हो चुके हैं। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आपको, और आप अपना फैमिली बैकग्राउंड और जर्नी के बारे में बताएं। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम उमा शंकर है, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ये है कि मेरे पापा जो हैं किसान हैं और माता जी हाउस वाइफ हैं। जी जी जी। और बचपन से मेरी 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है, क्लास 8 तक गांव के प्राइमरी स्कूल में। और 9 से 12 तक मैंने एसएसबी इंटर कॉलेज में पढ़ाई की है, और उसके बाद फिर यहाँ अवध यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया हुआ है। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से आपको लगा सरकारी नौकरी में जाना चाहिए? ऐसे टाइम में जब हर तरफ रेस ऐसी हो रही हो, क्योंकि कोविड के टाइम में भी ऐसा आया कि किसी को भरोसा नहीं था किसी भी जॉब का, है ना। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कौन सी जॉब ऐसी हो जो घर बैठे भी पैसा भी मिलता रहे और सिक्योर भी रहे। तो ऐसी चीज़ में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सरकारी नौकरी के लिए। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है। आपकी जर्नी जो है, एजुकेशनल जर्नी, आपने बता दिया कि आप एसएसबी से पढ़े थे, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आप कंपटीशन की जर्नी, चूँकि मैं देख रहा हूँ बहुत नौकरी आप सरकारी पाए हैं, आप उन जरा श्रृंखला बता दीजिए और किस किस चरण तक आप पहुँचे। ये सारी नौकरियां, मेरी जो सबसे फर्स्ट जॉब लगी थी 2018 में, वो थी बीडीओ के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी जी। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन 2018 सीएचएसएल में हुआ, 2019 सीएचएसएल में हुआ, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 में हुआ, उसके बाद फिर सीजीएल में हुआ, और सीजीएल 2019 और 20 दोनों बार हुआ। तो आप डिमोटिवेट भी रहे होंगे, कभी कभी आपको लगता होगा छोड़ देना चाहिए, बहुत लंबा संघर्ष हो नहीं पाएगा। जब आप डिमोटिवेट होते थे तो आप अपने को कैसे संभालते थे? अब संभालने के लिए दोस्तों से बात करना, घर वालों से बात करना, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चाचा थे, इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, साथ रहते थे, तो इन्होंने हर एक चीज़ के लिए मुझे प्रेरित किया, क्योंकि खुद भी तैयारी करते थे तो इनको काफ़ी नॉलेज था बैकग्राउंड का या कैसे, तो मुझे मोटिवेट करते रहते थे और इन सब चीज़ों से। आप पढ़ने में छात्र कैसे रहे? पढ़ने में तो मैं शुरू से ही ठीक था। हाँ, शुरू से ही अच्छा था पढ़ने में। अच्छा। कोचिंग मैंने दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था, 2016 में ज्वाइन किया था, वही इंटर पास करने के बाद, और वहाँ पर 2-3 साल तैयारी करने के बाद अच्छा सिलेक्शन हो गया। नहीं, कोचिंग में जो है आपके जो शिक्षक रहे हैं, जो आपके छात्र रहे मित्र, जरा थोड़ा उनके बारे में, चूँकि आपका वीडियो जब देखेंगे तो जानना चाहेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने बोला कि नहीं बोला, तो एक अपेक्षा भी होती है उनको। जरा उनको भी बता दीजिए कि कोचिंग में जो शिक्षक छात्र आपके, जिससे आपको प्रेरणा मिली। तो कोचिंग मैंने जब ज्वाइन किया तो उस टाइम पे हम लोगों को मैथ जो पढ़ाते थे वो धीरेन्द्र मिश्रा सर पढ़ाते थे, और इंग्लिश शमसी सर पढ़ाते थे, और जीएस उस टाइम पर मनीष सिंह सर पढ़ाते थे हम लोगों को। और शाम का बैच हमको 5:30 वाला बैच मिला हुआ था। तो उस टाइम पर शुरू में थोड़ा सा, मतलब 2-3-4 महीने तो लगता ही नहीं था कि हमारा सिलेक्शन हो गया, कैसे क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता था, उसका अलग तरीके का था। हम लोग जो पढ़कर आए थे इंटर से, वो अलग तरह की पढ़ाई थी। तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, बट धीरे धीरे जब चीज़ें ऐसी होती गई, अब कुछ दोस्त बन गए, जो लोग की तैयारी अच्छी भी थी, उन लोग साथ जुड़ा मैं, धीरे धीरे फिर अच्छी तैयारी होती चली गई, और कोचिंग में भी काफ़ी मोटिवेट किया हम लोगों को। असफलता भी कुछ आपको मिली होगी, ऐसा तो नहीं जो भी आपने एग्ज़ाम दिया होती है सेलेक्ट ही हो गए? कहीं न कहीं आपको असफलताएं जो मिली हैं, आपको लगता है कि क्या कमियां रही जिसको आपने बाद में उसको रिमूव किया, आपने कमियों को आपने ठीक ठाक किया, उसके बाद तब सफल हुए आप?
मोस्टली तो मैंने सारे एग्ज़ाम जितने दिए सब में सेलेक्ट ही हो गया, ऐसा कोई एग्ज़ाम था ही नहीं। अरे यार, ऐसा 4 सेक्शन है, आपका इंग्लिश है, आपका जीएस है, उसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स भी हैं, चारों सेक्शन सबका सही हो, ऐसा नहीं कहीं कहीं कुछ बाद में लोग बैलेंस करते हैं। हाँ, बैलेंस बाद में कुछ गड़बड़ी रहता है, कुछ वीक रहता है। आपको कहाँ लगा, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश क्योंकि क्या है शुरू से थोड़ी सी कमज़ोर थी मेरी, तो सबसे ज़्यादा काम मैंने इंग्लिश पर किया। मैथ्स क्या होता है, मैथ्स जिसकी अच्छी रहती है वो रीजनिंग ऑटोमेटिक उसकी अच्छी हो जाती है, और जीएस तो कॉमन रहता है। और यहीं पर ये प्रश्न उठता है कि बैकग्राउंड इसका मतलब कुछ काउंट करता है, जैसे ग्रामीण परिवेश से, तो इंग्लिश के लिए हाँ, आपको तो इंग्लिश कमज़ोर थी मेरी। हाँ, तो उसके लिए काफ़ी शमसी सर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या 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 चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या सोर्स यूज करने हैं, उन सब चीज़ों का एक बेसिक बैकग्राउंड हम लोग को बताया, और उसी आधार पर मैंने तैयारी की और अच्छा हो गया इंग्लिश मेरी। क्या आप मानते हैं कि बैकग्राउंड बहुत काउंट नहीं करता, सबसे बड़ी आपकी मेहनत होती है? हाँ, मेहनत तो होती है सब कुछ, मैं यही मानूंगा कि मेहनत ही मेन होती है, क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा था, बट उसमें क्या है मेहनत नहीं करने पे इश्यू आते हैं। देखिए, अब तो पहले तो 3 फेज होता था, पहले इंटरव्यू भी शायद होता था, अब पहले इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू अब हटा दिया गया, अब 2 ही फेज हैं, प्री और मेंस। लेकिन आपने जो तैयारी किया रहा होगा तो उसमें इंटरव्यू रहा होगा? नहीं, इंटरव्यू नहीं था। तो आपने दोनों फेज की तैयारी कैसे किया? अब दोनों फेज की तैयारी कंबाइंड हमने किया है, इस तरह नहीं कि किसी अलग, मतलब किसी का अलग स्ट्रेटजी बनाना, किसी का अलग, कंबाइंड हमको तैयारी करना है। जैसे मेन जो चीज़ें जिन पर फोकस करनी होती है हम लोग के टाइम में, वो थी एक इंग्लिश और एक मैथ्स, यही 2 मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो मैथ्स पर भी काम करना, इंग्लिश पर भी काम करना, ये मेन दोनों होते थे एरियाज। मैथ और इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की और कौन कौन सी बुक फॉलो की, उसके बारे में बता दें। मैथ्स के लिए तो शुरुआत में मैंने दिशा में ही जो पढ़ाई की थी वही मेरा मतलब बेसिक बैकग्राउंड उसी से बना, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो टेस्ट होते थे उसी आधार पर और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना और जो रिसेंट ट्रेंड आए हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करना, इस आधार पर मैंने तैयारी की और सब ठीक। आपको क्या लगता है कि वनडे तैयारी के लिए कितने समय की ज़रूरत होती है? अब एक्चुअली तैयारी के लिए तो 1 साल 1.5 साल पर्याप्त होता है, बट रियलिटी क्या होती है कि एग्ज़ाम 1 साल में होते नहीं हैं, तो 1 साल के एग्ज़ाम को मतलब फाइनल होने में लगभग 3-4 साल लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल तैयारी करके छोड़ दिया और एग्ज़ाम लास्ट में 3 साल बाद कैंसिल हो गया, तो उस समय इश्यू आता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा। तो इसलिए क्या होता है 3-4 साल आपको कम से कम लगे रहना पड़ता है, और 3-4 एग्ज़ाम में आपको फंसाना पड़ता है कि हमारे इसी समय हुआ है, तो फाइनल हो जाके हो पाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को इंटर के बाद ही गंभीर हो जाना चाहिए, आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कई घंटा पढ़ते थे, ये एक प्रश्न जरूर ये उठाते हैं लोग, हालांकि ये प्रश्न से बहुत इत्तेफाक में नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछना जरूरी हो जाता है कि लोग जानना चाहते हैं। मुझे लगता है घंटे मैटर नहीं करते, आप दिन का टारगेट, जैसे मैं मेंस के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था, तो दिन का टारगेट मैं बनाता था कि मुझे इतने वर्ड याद करने हैं इंग्लिश के लिए, इतने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मैथ्स के इतने क्वेश्चन लगाने हैं, इन एरियाज़ मेरे वीक है जहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इन सब चीज़ों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन टारगेट्स को पूरा करना, ना कि मतलब काउंट करना, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग घंटे तो काउंट कर लेते हैं, बस हमको वो चीज़ जो हमको मतलब पूरा करना था वो नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है जो टारगेट आप बना रहे हैं दिन भर के कि हमको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। नोट्स जो आप बनाते थे, जो कोचिंग आपकी प्रोवाइड करती थी, उसी पे डिपेंड रहते थे या अपने उसको उस नोट्स के बाद अपनी तरफ से आप नोट्स बनाते थे? हाँ, मैंने कोचिंग के नोट्स के अलावा सेल्फ नोट्स भी बनाए थे। जैसे मैं कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूँ या कोई वर्ड याद कर रहा हूँ, तो उनमें जो चीज़ें मुझे कठिन लगती थी उनको मैं अपना सेल्फ नोट बनाता, उसमें लिख कर करता था। हाँ, तो इन सब चीज़ों के आधार पर मैंने उन सब चीज़ों को याद किया। फिर मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपके टाइम को रेगुलेट करता है मॉक टेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं चीज़ों को, बट मॉक टेस्ट नहीं लगाने से ये नहीं रहता कि हम लोग टाइम में उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम के माहौल में या नहीं। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले मॉक टेस्ट अच्छी मात्रा में लगाना चाहिए, वो काफ़ी रोल प्ले करता है। देखिए, एक प्रश्न ऐसा है कि जो मैं सबसे पूछता हूँ और ये कॉमन है कि आपने एग्ज़ाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उसकी क्या टैक्टिस है, उसके बारे में ज़रा खुलासा करें। एग्ज़ाम हॉल में टैक्टिस ये होती है कि जैसे
हम लोगों को जो क्वेश्चन देखकर 5 सेकंड में पता लग जाता है। अब जब आप मॉक टेस्ट में शुरू में लगा के प्रैक्टिस किया रहता है तो आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के मालूम चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा तुरंत या नहीं होगा। तो जिन क्वेश्चन मुझे लगता था टाइम लगेगा उनको मैं छोड़ते हुए चलता था, और जो क्वेश्चन एक बार मतलब 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में हो जाते थे एक बार में, उनको मैं पहले सॉल्व करते चलता था। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे होते सेकंड राउंड में उनको फिर थर्ड राउंड में फोर्थ इस तरह सॉल्व करता था। टाइमिंग एक ऐसा शब्द है जो कि आम जीवन में भी और कंपटीशन में भी और शायद हर जगह इसका बहुत बड़ा रोल होता है। टाइमिंग के बारे में बताइए, आपके कंपटीशन में टाइमिंग का क्या रोल रहा? टाइमिंग का तो सबसे बड़ा गेम होता है एसएससी में, क्योंकि क्या है कि हर एक चीज़ में टाइमिंग का ही रोल होता है। तो तैयारी तो हो जाती है अच्छी खासी, हम लोग को सब चीज़ें आती भी है, बट टाइम के अंदर करना एक थोड़ा सा मुश्किल गेम होता है। तो उसके लिए हमको अच्छी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन सब पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी के बाद हो पाता है। पद तो बहुत अच्छा पा गए आप एसएससी में, जिससे टॉप पोस्ट पे आप जा रहे हैं। अब इसके बाद सफ़र जारी रहेगा कि अब इसके बाद अब सीमा समाप्त हो गई आपकी? नहीं, सीमा समाप्त नहीं हुई, सफ़र जारी रहेगा। क्या करना चाहेंगे आगे? अभी मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल की तैयारी करेंगे? कर रहा हूँ मैं। अच्छा। सिविल में मतलब कि आईएएस की अथवा पीसीएस की? कंबाइंड स्टडी है दोनों की। जी। चलिए ठीक है, ये है उमाशंकर मौर्य जी। और एक चीज़ और, एक मैसेज अपने कन्वे कर दीजिए बच्चों को कि जो कब प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड बहुत पुअर है और वो जो बहुत नर्वस हो जाते हैं अपनी असफलताओं से, उनके लिए एक मैसेज अपनी तरफ से आप दे दें। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि बैकग्राउंड तो कैसा भी हो, बट आप प्रैक्टिस और ज़्यादा मेहनत करके कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि राइट कंटेंट आप फॉलो कर लिए, क्या क्या चीज़ें हमको लिस्ट बनाइए, क्या क्या चीज़ें कमज़ोर हैं, उन चीज़ों को लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि हम दिमाग में तो सोच लेते हैं कि ये चीज़ें कमज़ोर है, फिर अगले दिन भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्या क्या वीकनेस है, उन पर काम करना ज़रूरी है, और इसी से इम्प्रूव होता है सारी चीज़ें। ये हैं उमाशंकर मौर्य जी, कम से कम आधा दर्जन नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। अभी इनका सफ़र जारी है, हमें लगता है दर्जनों तक पहुँचेंगे। ढेर सारी शुभकामना सर। आपने जो अंत में बताया इसके आप लोग फॉलो करें, जितने हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। धन्यवाद।